माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी, आज उसका 9वां लेसन चलने वाला है। यानी कि हम जो 8वां लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें हम लोग ने 2 शासकों के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि बाबर और हुमायूं। फिर उसके बाद में हुमायूं के जो विरोधी थे बहादुर शाह और शेरशाह सूरी, तो उन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था, हम लोग ये पढ़े थे। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे हुमायूं पर। तो हुमायूं के बाद जब चौसार का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, यानी उसके विरोधी के मध्य, आज हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे। यानी कि ये जो टॉपिक है ये 9वें लेसन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आज आपको जो टॉपिक चलने वाला है, यानी कि आपका लेसन आज 9वां चलेगा और उसके बाद में इसमें कुछ 1-2 टॉपिक और होंगे और आपका ये जो एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ क्लास 7 की, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आज हम लोग 8 तक, यानी क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो हम लोग लेसन 8 तक पढ़ लिया है। आज 9वां लेसन चलने वाला है और 9वें लेसन में आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पार्ट चल रहा है 9, यानी कि लेसन 9, और जो पार्ट का नाम है वो है शेरशाह सूरी। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक। तो वो जो उनका जो शासनकाल रहा शेरशाह सूरी का, वो था 1540 से लेके 1545, यानी कि इन्होंने 5 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था शेरशाह सूरी ने। फिर उसके बाद यहाँ समझते हैं, फिर शेरशाह, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, यानी कि शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग इसमें ये जानेंगे कि इनका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इनका नाम कैसे पड़ा शेरशाह, हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट्स को समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इनका जो बचपन का नाम था वो था फरीद, यानी कि शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम रखा गया था फरीद था। अब आप बात यहाँ पे ये समझिए, जब शेरशाह सूरी का नाम, मतलब इनके जब बचपन का नाम फरीद था, फिर इनका नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा। तो इनका नाम जो है वो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, देखिए पढ़ने समझने में, शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे ये समझते हैं जब इनके बचपन का नाम था, अब हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं कि अब इसके बाद भी जो शासक आएंगे जैसे कि जहांगीर, तो जहांगीर के भी बचपन का नाम सलीम था, फिर उनका नाम जहांगीर कैसे पड़ा, तो उनके बारे में समझेंगे, लेकिन इसके बाद उनका नंबर आएगा। सबसे पहले यहाँ हम इनको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेरशाह सूरी जब इनका नाम था, तो इनके बचपन का नाम, मतलब इनके बचपन का नाम जब फरीद था, तो इनका नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा, हम लोग ये समझते हैं। तो जानिए, यहाँ पे शेरशाह सूरी जो था वो काफ़ी वफादार था। ठीक है, ये सबसे पहले ही सत्ता में नहीं आ गया था, सबसे पहले ये लोगों की गुलामी किया, मतलब इससे पहले जो शासक थे उन लोगों की शेरशाह सूरी ने क्या किया था, गुलामी किया था। उसके बाद इसे धीरे धीरे क्या हुआ, नॉलेज मिलने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, ये सत्ता पर आया। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे समझिए शेरशाह सूरी का नाम कैसे मतलब फरीद जब इनके बचपन का नाम था, तो शेरशाह सूरी कैसे पड़ा। तो यहाँ पे समझते हैं शेरशाह सूरी के इनका नाम जो पड़ा, क्योंकि ये अपने मालिक को शेर से बचाने के लिए क्या क्या था पता है, शेर को मार डाला था। शेरशाह सूरी जो थे, ये अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर को मार डाला था। कौन, शेरशाह सूरी। तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, शेरशाह सूरी। समझ गए आप, उसने अपने मालिक को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शेरशाह सूरी सीधा सत्ता में नहीं आया था, ये पहले बिहार के जो शासक थे उसका गुलामी किया। फिर उसके बाद बाबर जो था, बाबर सेना में ये भर्ती हुआ था, फिर उसके बाद में इसे धीरे धीरे नॉलेज मिलने लगा, उसके बाद ये सत्ता पर आया शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे ये गुलामी करता था, तो यहाँ पे अपने मालिक को बचाने के लिए क्या किया सूरशाह सूरी ने, एक शेर की हत्या कर दी थी, और तभी से इसका नाम क्या हुआ, शेरशाह सूरी पड़ गया। तभी से ये शेरशाह सूरी या फिर शेर खां के नाम से जाना जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में क्या होता है, शेरशाह सूरी, इनका नाम तो हम लोग जान गए कि इनका नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा। फिर यहाँ पे
ये अब बात करते हैं शेरशाह सूरी शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे। तो ये जो शिक्षा ग्रहण किए थे, अभी समझ लेते हैं। जौनपुर, शेरशाह सूरी यानी कि फरीद, समझिए, शेरशाह सूरी यानी कि जिसके बचपन का नाम फरीद था। फरीद ने जौनपुर में अरबी, फ़ारसी, इतिहास और हिंदी साहित्य का क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ से? जौनपुर से। यानी कि शेरशाह सूरी ने जो ज्ञान प्राप्त किया अरबी का, फ़ारसी का, इतिहास का, साहित्य का, ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो वो जौनपुर में रह के ये सब सारी चीज़ें सीखे थे। कौन? शेरशाह सूरी। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद में क्या होता है, शेरशाह सूरी जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने पिता की जागीर संभालने के लिए फरीदाबाद आ जाते हैं, ठीक है। और सासाराम, क्योंकि उनके पिता वहीं पे रहते थे, मतलब वो देख रेख करते थे सासाराम में, तो ये सासाराम वापस आ जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बिहार के शासक के यहाँ क्या करते हैं, गुलामी करते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। ये जो है देखिए, शेरशाह बिहार के जो शासक थे उसके यहाँ क्या करता है पता है, गुलामी। ठीक है। सासाराम, जब ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर से अपने पिता की जागीर संभालने के लिए कहाँ आ गया, सासाराम। ठीक, जब सासाराम आ गया तो उसके बाद में क्या होता है, ये शेरशाह सूरी बिहार के जो शासक थे उसके यहाँ क्या किया, गुलामी किया, उसके यहाँ नौकरी करने लगा। यहाँ पे जब ये जब बिहार के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे तो इससे क्या हुआ, ये धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझने लगा और जब इसे नॉलेज मिलने लगा हर एक चीज़ से, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे इनकी गुलामी करने के बाद, यानी जो बिहार के शासक थे उनकी गुलामी करने के बाद, और एक बात समझिए, इसे मुग़लों के जो सैन्य संगठन की जानकारी थी ना, उसकी भी काफ़ी इन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी थी शेरशाह सूरी को। क्यों? उन्हें मुग़लों के सैन्य संगठन के बारे में अच्छी जानकारी पता थी, क्योंकि ये बाबर की सेना में भर्ती हुए थे। कौन? शेरशाह सूरी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बिहार के शासक का गुलामी करने के बाद ये बाबर की भी गुलामी किए थे, बाबर जो शासक था, यानी कि ये इनकी भी क्या किए थे, गुलामी किए थे। तभी तो इन्हें मुग़लों के सैन्य का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, तो ये बिहार के शासक और बाबर इन दोनों की गुलामी किए थे। और फिर यहाँ पे बातें किए आ जाती हैं, इन्हें अभी बात ये पकड़ लो यहाँ पे कि इन्हें मुग़लों के सैन्य संगठन के बारे में कैसे पता था। तो यहाँ पे ये समझना कि ये जो बाबर शासक थे, यानी कि मुग़लों के जो संस्थापक थे, मुग़ल वंश जो संस्थापक थे बाबर, उनके यहाँ भी एक गुलामी किया था। और जब ये इनके यहाँ गुलामी कर रहा था तो इससे क्या हुआ, इसे सेना के बारे में जानकारी मिलने लगी और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये इसका स्वयं का सत्ता हो गया शेरशाह सूरी का। यानी कि इसे धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो गया, जब समझने लगा ये बात को कि हाँ कैसे कैसे शासन किया जाता है, कैसे कैसे सत्ता में कार्य किया जाता है, कैसे कैसे सारी जानकारियाँ, ये सब जब बातें इसे पता चल गई, ये दो शासकों के यहाँ गुलामी करने के बाद ये स्वयं क्या हुआ, स्वयं सत्ता पर आ गया। लेकिन यहाँ पे इतिहास में अगर कोई सबसे अच्छा शासक माना जाता है तो शेरशाह सूरी ही माना जाता है। किस नज़रिए से, किस दृष्टि से, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये प्रजा के हित की दृष्टि से देखा जाता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के आज भी कई ऐसे कारनामे हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस पॉइंट्स को। देखिए, यानी कि कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी सबसे अच्छा शासक था प्रजा के हित की दृष्टि से, बहुत ही अच्छा शासक था। यानी कि अगर हम बात करें जैसे बाबर, हुमायूं, इन सब, शाहजहां के, ये सब, तो शायद ये सब पीछे हो जाएंगे शेरशाह सूरी के मायने में। शेरशाह सूरी काफ़ी अच्छा था। और अच्छा कैसे था हम आपको वो भी बताएंगे, किनकी अच्छाइयाँ क्यों देखी जा रही हैं। अब ये तो बात क्लियर हुई। सबसे पहले हम लोग शेरशाह सूरी पॉइंट्स को लेके हम लोग क्या क्या समझे। सबसे पहले तो हम लोग इनके नाम के बारे में हम लोग जाने कि इनका नाम, जब बचपन का नाम फरीद था तो इनका नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा। फिर इनका शासनकाल जो चला वो 5 वर्षों तक चला, 45 से 40। फिर उसके बाद में क्या होता है, 40 से 45 वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ये जाने कि ये कहाँ कहाँ गुलामी किया शेरशाह सूरी। तो बाबर के यहाँ किया, फिर उसके बाद जो बिहार के शासक थे वहाँ पे किया,
फिर उसके बाद ये देखिए कि शेरशाह सूरी शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था, तो जौनपुर से ये अरबी, फ़ारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान का क्या किया, इस सब ज्ञान को प्राप्त किया। ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं कि जब शेरशाह सूरी हाँ, फिर यहाँ पे एक बात और याद रखना, जब चौसा और कन्नौज का युद्ध होता है किसके मध्य, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, तो यहाँ पे क्या होता है, हुमायूं हार जाते हैं। और जब हुमायूं हार जाते हैं तो ये फिर क्या होता है, फिर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी क्या करता है, गद्दी पर शेरशाह सूरी के नाम से बैठ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये सत्ता पर कब आया पता है, जब चौसा का और चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ, ये दोनों युद्ध समझिए, जो कन्नौज का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, ये किसके मध्य हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। क्योंकि जो शेरशाह सूरी था ये हुमायूं का क्या था, सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा विरोधी था। ठीक है, सिर्फ हुमायूं मतलब सिर्फ शेरशाह सूरी ही नहीं, बहादुर शाह, जो मैंने आपको बताया था, बहादुर शाह और शेरशाह सूरी ये दोनों क्या थे, हुमायूं के सबसे बड़े विरोधी थे, सबसे बड़े शत्रु थे। तो इन्हीं, और ये जो युद्ध हुआ कन्नौज का और चौसा का, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। और जब दोनों ये युद्ध हुआ उसके बाद में हुमायूं हार जाते हैं। फिर 1540 ईस्वी में क्या होता है, शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब बात तो ये हुई कि गद्दी पर बैठ गए, फिर इसके बाद अब क्या हुआ, जैसे ही वो गद्दी पे बैठते हैं वैसे ही क्या करते हैं, ये जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं वैसे ही सबसे पहले जानते हो, यहाँ पे एक बात और आती है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बहुत से ऐसे कार्य किए थे प्रजा के हित में, लेकिन शायद उनके कार्य सफल नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया था अपने कार्य के प्रति, उस कार्य से शेरशाह सूरी काफ़ी प्रभावित हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आज जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। अब जैसे कि ये कोई काम कर रहे हैं अपने, इनका शासनकाल चल रहा है, ये कोई काम कर रहे हैं, और फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बन गई, तो फिर मैं भी ऐसा ही कार्य करूँगी जो प्रजा के काफ़ी हित में हो। जैसे कि अभी मैं इनके काम से काफ़ी प्रभावित हो रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ सेम ऐसी ही बात थी, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर विराजमान था, जब वो सरकार मतलब बना था, जब उसका शासनकाल चल रहा था, तो शेरशाह सूरी ये सोच रहा था कि मुझे भी अगर मौका मिलेगा सत्ता में आने का तो मैं भी ऐसे ही कार्य करूँगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्य से काफ़ी क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। कौन, शेरशाह सूरी। और फिर क्या हुआ, लेकिन एक बात यहाँ पे और ही आ जाती है, देखिए भले इनका शेरशाह सूरी का कार्यकाल 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन इन्होंने इन 5 वर्षों में प्रजा के हित में काफ़ी ऐसे अनेक कार्य किए जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे, और इसमें प्रजा काफ़ी खुश भी थी इनके शासनकाल में। क्यों खुश थी और इन्होंने कौन ऐसा कार्य किया था वो मैं आपको आगे बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, इन्होंने ऐसा कार्य किया जो आगामी शासकों के लिए क्या पथ प्रदर्शक का कार्य किया। कहने का मतलब ये है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में इतने अच्छे कार्य किए थे जो आगे आने वाले शासक थे उनके लिए एक रास्ता, मतलब एक पथ प्रदर्शक बनने वाला था। ठीक, अब यहाँ समझते हैं। अब जैसे ही सत्ता पे आ जाते हैं 1540 ईस्वी में, जब ये गद्दी पर बैठ जाते हैं शेरशाह सूरी, वैसे ही इनका जो कार्य स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये कार्य क्या करते हैं, सबसे पहले ये कार्य करते हैं राजस्व संबंधित सुधार। तो ये राजस्व को लेके क्या करते हैं, ये अपने राज्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए, कौन, शेरशाह सूरी, ये अपने राज्य की जो व्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए सबसे पहला जो इनका कदम रहा वो यही था। क्या, इनका जो सबसे पहला कदम था वो यही था, राज्य संबंधी सुधार। ठीक है, ये राज्य को बदलना चाहते थे, और उस बदलने की निगाह से, यानी उस बदलने की दृष्टि से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजस्व संबंधित सुधार किए। अब ये देखते हैं कि इनका जो राजस्व संबंधित सुधार करके जो प्रस्ताव रहा उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। तो मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट किया है, तो हम लोग आगे समझते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे इनका जो राजस्व संबंधित, यानी कि ये अपने राज्य को सुधारने के लिए जो भी कार्य, जो भी नियम, जो भी चीज़ें इन्होंने चलाया, उसमें सबसे पहला था राजस्व संबंधित सुधार।
अब राजस्व संबंधित सुधार में क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या बातें उसमें लिखित थी, क्या क्या बातें उसमें अंकित थी, हम लोग अब वो समझने वाले हैं। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के रूप में नोट किया है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स तो क्या था, सबसे पहला चीज़ इन्होंने जो राजस्व संबंधित सुधार के अंतर्गत जो किया, सबसे पहला इनका जो कदम रहा वो ये था कि उसने भूमि की जो विविधता मतलब भिन्नता के आधार पर क्या किया, अलग अलग लगान को निर्धारित किया। कहने का तात्पर्य ये है, समझिए, अलग अलग क्या लगान। उस टाइम क्या था जानते हो, जितने भी शासक थे उस मतलब प्राचीन काल में जो शासन किया करते थे उसमें जो आर्थिक रूप से जो स्रोत होता था वो खासकर लगान ही होता था, क्योंकि हर एक क्षेत्र में लगान हर एक शासक लगा देते थे। कोई किसी से अच्छा लाभ होता था तो किसी से नहीं होता था, किसी से जनता काफ़ी खुश नहीं होती थी तो किसी से हो भी जाती थी, और किसी शासकों के सफल भी रहे हैं ये सारे नियम और किसी शासक के नहीं भी सफल रहे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या किया उसने, भूमि की विविधता का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि हर जगह की जो भूमियाँ होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है कि भूमि की विविधता, इसका मतलब ये है कि हर जगह की जो भूमियाँ होती हैं वो एक जैसे नहीं होती। कहीं अधिक उपजाऊ भूमि है तो कहीं अधिक उपजाऊ भूमि नहीं है, कहीं जहाँ भाई अधिक उपजाऊ भूमि है वहाँ अधिक पैदावार होगी, और जहाँ अधिक उपजाऊ भूमि नहीं है वहाँ कम पैदावार होगी। तो इस निगाह से ऐसा भी नहीं था कि ये जैसे द्वार में कर वृद्धि लगा दिए थे शासक तुगलक वंश में, तो वैसे उन शासकों की तरह शेरशाह सूरी नहीं था कि वहाँ भले ही नहीं कुछ पैदावार हो रहा है फिर भी कर टाइम पे देना ही है। हाँ, ऐसा नहीं था। तो शेरशाह सूरी ने जितने भी कार्य किए वो जनता के हित कर को देखते हुए उन्होंने निर्धारित किया। कहीं ऐसा नहीं था कि हाँ यहाँ पे मैं कर लगा दे रहा हूँ तो जनता को देना ही होगा चाहे यहाँ पैदावार हो या ना हो। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि उसने भूमि की विविधता के आधार पर, भूमि की विविधता मतलब हर जगह की भूमियाँ एक जैसे नहीं होती, मैंने आपको बताया, तो वही कह रहा है भूमि की विविधता के आधार पर। मतलब अगर कहीं जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कहीं पैदावार अधिक हुई है तो वहाँ पे भाई कर अधिक देना होगा, और जहाँ पैदावार कम हुई है वहाँ पे कर कम देना होगा। तो यही बात यहाँ पे थी, यानी पहला पॉइंट उसका यही रहा कि उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग कर को निर्धारित किया। समझ गए, मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया गया। देखो, पहले वाले पॉइंट्स में भूमि को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारित किया गया था, ठीक, मतलब जहाँ पे अधिक पैदावार होगी वहाँ पे अधिक कर, जहाँ कम होगी वहाँ कम कर। ये बात पहले वाले पॉइंट में थी। अब दूसरे वाले पॉइंट्स में समझिए, दूसरे वाले पॉइंट्स में ये है कि उपज, अब यहाँ उपज की बात कर रही है। यहाँ पे तो भूमि को लेके उन्होंने कर को निर्धारित किया, लेकिन यहाँ पे उपज को मतलब अब उपज की किस्मों के आधार पर कर को क्या किया, कर को निर्धारित किया जाता था इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी जो शेरशाह सूरी ने चलाया था अपनी राज्य व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उपजों की किस्म मतलब उपज की जो किस्में होगी मतलब प्रकार उसके आधार पर कर को क्या किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। कहने का मतलब ये है जैसे अगर आप उच्च क्वालिटी की बीज बोगे तो वो भाई वो अधिक क्या होगा, अधिक परफेक्ट मतलब वो अधिक होगा, उसकी पैदावार अधिक होगी। तो जब आप उच्च कोटि की बीज बोओगे तो उसकी पैदावार अधिक होगी, तो वहाँ पे टैक्स आपको अधिक देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि उपजों की किस्मों के आधार पर भी टैक्स निर्धारित किया जाता था। जैसे मैं आपको कहूँ अभी आप अच्छी किस्म की बीज बो, जब इससे पैदावार अधिक होगी तो आपको अधिक टैक्स देना यानी कर देना होगा, लगान देना होगा। तो यही बात दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है। क्लियर, अब समझिए तीसरी पॉइंट क्या है। तीसरी पॉइंट ये थी कि भूमि की माप पटवारी के द्वारा रस्सी से की जाती थी। माप की इकाई क्या होती थी, गज होती थी। यानी पहले जो माप होती थी भूमि की, कहने का मतलब ये है आज की डेट में जो होती है पैमाना देखते ही हो। ठीक है, यानी कैसे नापते हैं यहाँ पे एकड़ हिसाब से। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो उस टाइम शेरशाह सूरी के समय जो भूमि की माप की जाती थी वो किससे की जाती थी, वो पटवारी के द्वारा। उस टाइम क्या थे, पटवारी। उस टाइम जो भूमि के नाप करते थे ना वो पटवारी करते थे, लेकिन आज क्या है, आज तो लेखपाल को बुला लिया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए उस टाइम जो भूमि की माप की होती थी वो करते थे पटवारी, मतलब पटवारी करते थे, उनके द्वारा की जाती थी। वो भी कैसे की जाती थी, वो रस्सी से की जाती थी। पहले जो भूमि की पैमाना था वो रस्सी से की जाती थी, और जो माप की इकाई होती थी वो इकाई क्या थी, गज।
ठीक है, तो ये गज वाले पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जाएगा कि वो कौन से शासक थे जो अपने शासनकाल में गज को भूमि का मापने का पैमाना बनाया था। क्लियर? तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है शेरशाह सूरी, क्योंकि हम यहाँ आपको अच्छे से समझा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो आपका चौथा पॉइंट है वो उसे समझिए। ये क्या है? किसान। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे। समझ रहे हो? मतलब किसान जो होते थे वो भूमि का, जैसे कि मानो कि आज जैसे कि हमारे यहाँ सरकार अगर भूमि का लेखा जोखा मांगे तो कैसे दिया जाएगा? बताइए कैसे दिया जाएगा? वो लिखित रूप में दिया जाएगा, है ना, जो भी प्रस्ताव उसके माध्यम से। फिर यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ पे उस टाइम भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। क्या? किसान भूमि यानी जब शासक जो था शेरशाह सूरी, जब किसानों से भूमि का लेखा जोखा के बारे में विवरण मांगता था तो वहाँ के जो किसान थे वो उस विवरण को कैसे प्रस्तुत करते थे उसे समझिए। तो यहाँ पे किसान भूमि का विवरण मतलब समझते हो? विवरण शब्द का मतलब होता है लेखा जोखा। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, जैसे कि कहते हैं विवरण हो रहा है, बात को रखना। ठीक, तो वही कह रहा है किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे। कैसे? मौखिक नहीं देते थे, लिखित रूप में देते थे, जिसे काबूलियत कहा जाता था। और इससे पहले भी मैं आपको काबूलियत बता चुकी हूँ। यहाँ पे फिर से बचिए। अब जिसे आपको पूछा जाए काबूलियत शब्द कहीं मिल जाए तो आप पकड़ लेना कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो किसान हुआ करते थे वो जो भूमि का विवरण देते थे किसान को, वो लिखित रूप में देते थे, उसी को कहा जाता था काबूलियत। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। कहने का मतलब ये है, जब शेरशाह सूरी ने काबूलियत व्यवस्था को लागू किया तो इस काबूलियत व्यवस्था के लागू करने के पीछे का जो कारण रहा, जो फ़ायदा रहा, वो क्या था उसे समझिए। फ़ायदा ये रहा कि इससे किसानों का जो संपर्क था वो सीधा सरकार से था। मतलब आज के जैसे नहीं है कि आप अगर कोई भी चीज़ शिकायत करना चाहते हो सरकार से तो सबसे पहले आपको वहाँ पत्र लिखना होगा, फिर डाक से देना होगा, फिर ऐसे वगैरह ना बहुत से विवरण हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या था? पहले किसानों का, इससे देखो जब शेरशाह सूरी ने काबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया तो काबूलियत व्यवस्था से ये लाभ हुआ कि किसानों का जो संपर्क था वो सीधे सरकार से हो गया। पहला लाभ तो ये हुआ। फिर दूसरा लाभ ये हुआ कि इससे किसानों का जो उत्पीड़न था वो कम हो गया। ठीक है, यानी कि जब जनता सीधे सरकार से मिल सकती है तो भाई उन्हें जो भी, जैसे कि उन्हें जिस भी प्रकार की शिकायत होगी वो सरकार से सीधा अपना बात रख सकेंगे। तो इसके दो लाभ हुए थे। किसके? काबूलियत का। तो इन्होंने शेरशाह सूरी ने जनता को मतलब उनके हित को ध्यान में रखते हुए काफ़ी जो भी बहुत से, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, जितने भी नियम इन्होंने लागू किया वो सारे किसान को देखते हुए किया था। तो ये सारी बातें ये इस बात को स्पष्ट करती हैं कि शेरशाह सूरी काफ़ी अच्छा शासक था। फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला पॉइंट समझिए। यहाँ पे पाँचवा जो पॉइंट है वो क्या है? नगद रूप में कर देने का भी आदेश था उस समय, यानी कि नगद का मतलब समझते हो? सीधा, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है। ठीक, ये भी व्यवस्था उस टाइम में इनका आदेश था। किसका? शेरशाह सूरी का। फिर क्या है? फिर यहाँ पे एक बात और समझिए। अकाल या फिर संकट के कारण, अगर जैसे अकाल पड़ गया, संकट पड़ गया, समझिए, के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति भी की जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके शासनकाल में ऐसा नहीं था कि अगर मान लो अचानक से कोई भी आपदा आ गई, जैसे संकट हो गया या फिर जैसे कि अकाल पड़ गया, तो वहाँ पे जो भी किसानों का फसल नष्ट होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। ठीक, तो ये भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। फिर क्या हुआ? उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा क्या किया? सीधा संबंध स्थापित किया था। शेरशाह सूरी ने क्या किया? उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को ध्यान रखना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ पे समझना, शेरशाह सूरी ने राज्य और किसानों के बीच जो सीधा संबंध स्थापित किया था उसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ 7 पॉइंट्स थे, मैंने आपको समझाया। और अगर इस सब बात में जो मैंने पढ़ाया है अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर बताएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।